गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या है। कई बार पेशेंट को ये नॉलेज नहीं होती कि दिमाग से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है दिव्यांग भी हो सकता है अगर उसका सही समय पे इलाज ना कराया जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे होती है और इनके क्या लक्षण हो सकते हैं, आपको क्या इसमें करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनकी कंडीशंस होती हैं, जो कि एक तो बाय बर्थ हो सकती है, अगर प्रॉब्लम है तो बर्थ से ही हो सकती है जिसको हम कंजेनाइटल कहते हैं, या फिर वो हेरिडिटरी हो सकती है जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। ठीक है, या तो बाय बर्थ होगा, बच्चा जब पैदा होगा तभी उसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर फैमिली में किसी को पहले से ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और फिर बाद में जाके आपको भी हो सकती है, तो वो जेनेटिकली हो सकता है। ठीक है, इसको जो है कभी कभी क्या होता है, इसका सडन ऑनसेट भी होता है। इसके अलावा जैसे कभी इंजरी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, ससेट हेड इंजरी हो गई या स्ट्रोक हो गया या फिर कैंसर हो गया ब्रेन में या फिर कोई स्पाइनल कैंसर हो गया, तो वो भी जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण हो सकता है। तो ये सडन ऑनसेट की वजह से। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जैसे सिर में चोट लगी है या फिर कोई आघात लगने की वजह से दिक्कत हो रही है, तो वहां पर अगर सही समय पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट काफी हद तक रिकवर हो सकता है। इसके अलावा जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया या मोटर न्यूरो डिजीज हो गई, ठीक है, या न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कुछ हद तक अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो मैंने बताया कि दिव्यांगता हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, आपको समय पे इलाज लेना है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आमतौर पर क्या है, नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड करते हैं और इसमें अफेक्टेड करने वाले जो वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है जिसमें डिजीज हो जाती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इसके अलावा डिमेंशिया हो गया या कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स हो गए जो दौरे पड़ते हैं पेशेंट को, तो वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा जो सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज होती हैं जैसे कि माइग्रेन हो गया, स्ट्रोक हो गया या फिर सरदर्द हो गया, किसी भी प्रकार का सरदर्द हो गया, ये चीजें भी जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती हैं। तो मेनली ये होता है कि क्या होता है कि हम कई चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे कई लोगों को माइग्रेन होता है या बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, हर समय हेडेक बना रहता है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा होता रहता है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि हो सकता है कहीं आपके नर्व्स में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत है। तो उसका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उसकी विवश कंडीशंस भी हो सकती हैं, खराब स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। तो उससे पहले ही आपको इलाज कराना है। जैसे ब्रेन स्ट्रोक या जैसे क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो अगर आप उसमें सही ट्रीटमेंट, अगर सही समय पे इलाज करा ले तो आपको आपके ब्रेन को जो है बचाया जा सकता है। मगर आप इसमें अगर लापरवाही कर देंगे तो ब्रेन की मसल्स जो है डैमेज हो सकती हैं, फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपके ब्रेन को ज़्यादा डैमेज होने से बचाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए, तो ऐसी दिक्कतें भी हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बहुत नेसेसरी है। दूसरी बात, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम्स हुई हैं तो पेशेंट को जो है सपोर्टिव केयर की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सपोर्टिव केयर जो है एक तो डॉक्टर्स की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरा उसकी फैमिली, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं उसको ठीक करने में। तो वहाँ पर जो है पेशेंट को सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, एक्सरसाइज, जो व्यायाम है, पेशेंट को रोज जो है एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। मेनली पैरालिसिस क्यों होता है, जब हमारे दिमाग से, क्योंकि हमारे दिमाग से मैसेज भेजा जाता है हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, तो अगर हमारे दिमाग से मैसेज जाने में, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां पर मैसेज जाने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो फिर हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। जिस साइड वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है उस साइड का पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि उस साइड का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। तो हम कहते हैं कि पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन हो गई है। पैरालिसिस से पहले कई बार कई लक्षण आते हैं, जैसे झंझनाहट होना। कई बार पेशेंट कहता है कि एक साइड मुझे लगातार झंझनाहट हो रही है, मेरी उंगलियों तक वो झंझनाहट जा रही है, या फिर सुन्नपन हो जाता है बार बार।
कुछ सेकंड के लिए ही वहाँ की सेंसेशन नहीं रहती है, तो आपको सतर्क हो जाना है कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पैरालिसिस की कंडीशन तो नहीं होने वाली है। आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है, आपको अपनी जांचें करानी है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। कई बार ये लापरवाही फिर बड़ी दिक्कतों का कारण बन सकती है, तो आपको जांच करा लेनी, प्रिकॉशनरी अपना आपको दिखा ले, MRI CT स्कैन कराएं और अपनी जांचें करा के देखें कि कहीं आपको अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं होने वाली। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखना है, ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। दूसरी बात जो है, पैरालिसिस की कंडीशन में जैसे सेरेब्रल पैल्सी हुआ तो वहाँ पर हो सकता है, या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई कोई, या फिर पोस्ट पोलियो सिंड्रोम की दिक्कत है तो वहाँ पर पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है, या फिर आपके दिमाग या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर हो गया है तो वो भी पैरालिसिस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वहाँ पर नेसेसरी है कि आप इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट टाइम पे लें, ठीक है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके ज़्यादा चिंता कर लेते हैं और कभी कभी हमारे शरीर में बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही होती है और उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इग्नोरेंस नहीं करना है। अगर आपके सिम्टम आ रहा है कि हर समय हेडेक रह रहा है, 24 घंटे सर दर्द है, हल्का हल्का ही बना है, और या फिर आपके एक साइड एकदम से आपको पैरालिसिस की कंडीशन के कहीं सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, सुन्नपन हो जाना, झंझनाहट होना, एक हाथ में, एक पैर में, या एक साइड गाल में फड़कते रहना लगातार, ये दिक्कतें अगर हो रही हैं तो आपको तुरंत टेस्ट कराने हैं, तुरंत अपनी जाँचें करानी है और डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। जैसे आपके बोलने में अंतर आ जाएगा, ठीक है, आप बोलने में लड़खड़ाएंगे, शारीरिक असंतुलन होने लग जाएगा, बैलेंस नहीं होगी बॉडी, शरीर में अकड़न जैसी रहेगी, आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी, ठीक है, कमजोरी आनेगी, आपके बॉडी में भी कमजोरी आएगी, उठने बैठने में परेशानी होगी, ठीक है, झुनझुनी जैसे लगना, कमजोरी होना, आंखों की रोशनी कम होने लग जाना, मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, ऐसी दिक्कतें होने लग जाएंगी। आपको जब खाना खाएंगे तो निगलने में परेशानी होगी, ठीक है, दौरे पड़ते हैं, मानसिक क्षमता जो होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। दूसरा, हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विजुअल प्रॉब्लम्स होना, टेस्ट बड का काम करना कम हो जाना, मतलब स्वाद कम आने लग जाएगा। इस तरीके के अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो आपको सतर्क हो जाना है, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइट एंड रेजिमेंट की। अगर आपके शरीर में कोई भी बदलाव आ रहा है इस तरीके के, तो आपको खान पान तुरंत बदल देना है, ठीक है। सबसे पहले तो वही करना है जिससे कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें। जैसे सोडियम या फिर सैचुरेटेड फैट वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बंद कर देनी है। फैटी फूड्स हो गए, बाहर की चीज़ें हो गई, स्ट्रीट फूड्स हो गए, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको कम चीनी लेनी है, ठीक है, कम चीनी वाला खाएं, क्योंकि चीनी जो है आपको नुकसान कर सकती है उस टाइम पे, तो आपको वहाँ पर चीनी कम कर देनी है। दूसरी बात, ड्रिंक स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको क्या लेना है, विटामिन लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे जामुन हो गया, खट्टे फल हो गए, ब्रोकली हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आप लें, ठीक है। दूसरी बात, ब्राउन राइस, साबुत अनाज जो होता है वो लें, हाइड्रेशन रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। स्लीप डिस्टर्बेंस भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया था, वो बच्चा जो है अभी 18 साल का, 19 साल का ही है। तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है, एक तो पढ़ाई करता है रात रात भर, और दूसरी बात वो ऑनलाइन पढ़ाई करता है। तो उसके बाद से उसको क्या दिक्कत हो रही है कि जब वो सो के उठता है तो उसको कुछ समय तक जो है उसका माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही है, फ्यू सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ये दिक्कतें क्यों होती है, क्योंकि आप स्लीप डिस्टर्बेंस आपका है, आप बहुत ज़्यादा जो है लैपटॉप या मोबाइल पे पढ़ाई या वर्क कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, रात के 2-2 3-3 बजे तक, तो वो आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको कम करना है। आपका स्क्रीनिंग टाइम नाइट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब, जो रात की नींद होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंसान रात को टाइम से नहीं सो रहा है और पूरी नींद नहीं ले रहा है तो उसको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर होने लग जाती है, चाहे वो है आपको फिजिकल रिलेटेड हो या फिर आपकी मेंटल रिलेटेड हो। तो आपको क्या करना है, स्लीप को प्रॉपर रखना है, नींद अच्छी होनी चाहिए, 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ड्राई फ्रूट्स लें जो ताकत देते हैं आपको बॉडी को, जैसे कि आपका किशमिश या फिर जो भी है ये बादाम, काजू, अखरोट, ये सब चीज़ें खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं जो कि आपको
हेल्दी रखेगा। ठीक है, इसके अलावा हल्दी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। हल्दी, लहसुन, ये क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो अगर कोई भी स्वेलिंग आ रही है आपके माइंड में या फिर कोई दिक्कत है, कहीं भी नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सा हील अप कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें खानी है। इसके अलावा एलोपैथी में भी इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी। उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर एलोपैथिक डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट होती है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं तो तुरंत इलाज कराएं जिससे कि आपको उसमें रिलीफ मिल सके। फर्स्ट मेडिसिन इज न्यूरो प्लस, वो भी बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। इसके बाद आती है जेलसीमियम। जेलसीमियम 30 या फिर 200 अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप पोटेंसी को सिलेक्ट करके यूज करिए। जेलसीमियम का मरीज अगर आपके पास आ रहा है, हर समय सुस्ती जैसी लगती है, नींद आते रहती है, उसको माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वहां पर जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मॉस्कस इज अ रेमेडी फॉर द, बहुत अच्छी दवाई है वो। फिट्स जैसे जैसे कोई पेशेंट है उसको अगर हिस्टेरिकल फिट्स आ रहे हैं तो मॉस्कस जो है बेस्ट मेडिसिन है। तो वहां पर मॉस्कस यूज करिए जिससे कि आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। मगर पेशेंट के लक्षण पता करने हैं कि कहीं उसको कोई और दिक्कत तो नहीं है, या उसकी दिक्कत किस वजह से है। हिस्टेरिकल फिट्स आ रहे हैं तो किस वजह से, कोई इंजरी हुई थी, कोई मतलब ऐसा दुख हुआ था, कोई एंग्जाइटी या कुछ ऐसा हुआ था उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आई है, कोई मेंटल इन्फेक्शन हुआ था, कभी ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से भी फिट्स आने लग जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता करके आपको दवाई देनी है। इसके अलावा जो है मॉस्कस आप दे सकते हैं जैसे कि पेशेंट अगर उसको बेहोश हो जा रहा है और उसके साथ साथ बेहोशी जो उसके सिम्टम्स हैं वो कोल्ड के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ठंड आ रही है तो मॉस्कस के पेशेंट के कंप्लेंट्स जो है इंक्रीज हो जाती हैं, तो वहां पर जो है आपको मॉस्कस देनी है। दूसरा आप प्लेटिना दे सकते हैं। हिस्टेरिकल पैरालिसिस की कंडीशन में जो है प्लेटिना भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं। जैसे मैंने उस बच्चे की बात की, जो बच्चा मेरे पास आया था, उसको मैंने मेडिसिन दी हैं, तो अब देखते हैं 1 हफ्ते बाद आएगा तो उसकी क्या रिलीफ मिला है, कितना रिलीफ मिला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे उस बच्चे के जो सिम्टम्स थे, उसकी जो कंप्लेंट्स थी, उनके अकॉर्डिंग मैंने मेडिसिन दी है उसको। एक तो रेस्टॉक्स दी है कि कहीं उसके मेंटल में जो नसें हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसके लिए जो उसको हील अप करेंगी। इसके अलावा जो है उसको मेडिसिन दी है कि ये नक्सवोमिका, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहां पर उसको हम देखेंगे कि कितना क्योर हुआ है। इसी तरीके से पेशेंट की कंप्लेन लेके, उसकी सिम्टम्स पूछ के, उसकी डिजीज का कारण क्या है ये जानकर अगर हम उन्हें सही से दवाई दें तो हम पेशेंट को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई डिस्कशन करना है डिजीज के बारे में या फिर अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में मुझसे कुछ पूछना है या ट्रीटमेंट लेना है तो कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उससे बात कर सकते हैं। ऑल इंडिया से वहाँ पे कॉल आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। और बाकी यूट्यूब पे अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करता है तो समय मिलने पे मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।